सभी को इस फिजिक्स गाइडलाइन के क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। विद्यार्थियों, आप कक्षा 12वीं के फिजिक्स के अध्याय 1 के बारे में आप लोगों ने जब इस किताब के फर्स्ट भाग को आपने खोला होगा तो आपने देखा होगा कि इस फर्स्ट भाग में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका है और पहले वीडियो में मैंने इसको दिखाया भी है। आज से आप उसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, उसको देखिएगा। विद्यार्थियों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जाऊंगा कक्षा 12वीं के फिजिक्स के अध्याय 1 स्थिर विद्युत से ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्यार्थियों, हम ये जानेंगे, जैसे पहले के वीडियो में हमने देखा था, आपको मैं बताया था कि जब किसी कांच के जो छड़ होते हैं उसे हम रेशम कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ में धनुष उत्पन्न होता है, और एबोनाइट की छड़ को हम ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें ऋणांश उत्पन्न होता है। तो वास्तव में विद्यार्थी, आज हम ये वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो धनावेश है ऋणावेश क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। इसको आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का जो नाम है मैंने पहले बता दिया है, और वो है आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आइए हम इधर उधर की बातें न करके सीधा हम मुद्दे पर आते हैं, और हमारा वीडियो इसी मुद्दे पर ही आधारित है। तो मैं आपको यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि किसी चीज़ को यदि आपको देखना है, किसी चीज़ को पाना है, तो आपको पहले धैर्य से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अवश्य आपको न कुछ उससे फायदा होगा। तो आइए शुरुआत करेंगे हम आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और इस परमाणु का जो समस्त भार है वो समस्त भार इस परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, ठीक है। इसको आपने रसायन वगैरह में पढ़ा भी होगा। और इस नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन में किसी प्रकार कोई आवेश नहीं होता है, वो एक प्रकार से आवेश रहित होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इस परमाणु में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर जो है वृत्तीय कक्षाओं में, ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की जो मात्रा होती है वो इस नाभिक में प्रोटॉन पे उपस्थित आवेश की मात्रा के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि इस नाभिक में पाए जाने प्रोटॉनों की जो संख्या होती है ना, वो इस नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी परमाणु में, किसी पदार्थ के परमाणु में दो विपरीत आवेश अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश की बराबर मात्रा होने के बावजूद भी ये जो परमाणु के अंदर जो नाभिक में जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना है आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस नाभिक के पास चक्कर लगाते रहते हैं वृत्तीय कक्षाओं में, वो इस नाभिक में उपस्थित धन आवेश के आकर्षण बल के कारण, ये नाभिक के आकर्षण बल के कारण वो बड़े कठोरता से बंधे होते हैं, क्योंकि बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान अधिक होता है, वो कठोरता से बंधे होते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या कहेंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी इस नाभिक से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनके बीच का आकर्षण बल का मान कम होने लगता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक से इसकी दूरी बढ़ती जाएगी तो उनके आकर्षण बल कम होता जाएगा। अर्थात यदि ऐसे इलेक्ट्रॉनों को जो इस बाह्यतम कक्षा चक्कर लगाते हैं, अर्थात तो थोड़ी सी ऊर्जा दे दी जाए, तो ये नाभिक से क्या हो जाते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के मतलब आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त हो करके ये पृष्ठ पर आ जाते हैं और स्वतंत्र पर गति करने लगते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन।
और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसी भी पदार्थ में आवेश उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब तक किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक उसमें कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि आवेश को उत्पन्न करने के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन होता है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होता है। जब तक किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो किसी प्रकार का आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये विद्यार्थियों ये जो है ये कहलाता है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब थोड़ी सी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अब मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर लेता हूँ। एक पहले हम लोग जो घर्षण विद्युत पढ़े थे उसी के बारे में थोड़ी सी मैं और चर्चा यहाँ कर लेता हूँ कि घर्षण विद्युत की व्याख्या क्या कहता है। ठीक है, तो घर्षण विद्युत की व्याख्या पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। वास्तव में क्या होता है कि विद्यार्थियों घर्षण विद्युत में हमने देखा कि कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धांस उत्पन्न हो जाता है, और एबोनाइट की छड़ को ऊन कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणांश उत्पन्न होता है। वास्तव में क्या है, देखिए इसे ध्यान रखिएगा कि घर्षण विद्युत की व्याख्या उसका प्रयोग करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जब किसी एक पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ से रब करते हैं, रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है, जिससे पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और उस पदार्थ में उसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ जाता है वहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कांच की छड़ को, जैसे यहाँ पर कांच की छड़ है, ये मान लीजिए कांच की छड़ है, और इस कांच की छड़ को जब हम मान लीजिए रेशम कपड़ा है, इस रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धांस हो जाता है, कांच पर धांसित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले जाते हैं? इस रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे इस कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और वहां उसका विपरीत आवेश अर्थात ध्वंस उत्पन्न हो जाता है, और इस रेशम कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से यह ऋण आवेश हो जाता है। ये इसी प्रकार क्या है, जब आप एबोनाइट छड़ को ऊन के कपड़े से करते हैं तो आप देखते हैं कि एबोनाइट छड़ ऋण हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप ऊन के कपड़े से एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो उस ऊन के कपड़े से जो है इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले जाते हैं? एबोनाइट की छड़ चले जाते हैं, जिससे एबोनाइट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणांश हो जाता है और ऊन कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की कमी से वह ध्वंस हो जाता है। तो विद्यार्थियों आपको इस बताने के उद्देश्य से सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ पॉइंट यहाँ पर यह है, निष्कर्ष पॉइंट यह है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस पदार्थ में अगर धनावेश है तो उसमें हमेशा याद रखिएगा हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। एक बार रिपीट करो, ध्यान दीजिएगा कि जो पदार्थ धनावेशित है इसका मतलब वहां उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जिस पदार्थ में ऋण आवेश है तो आप समझिए वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इसे कुछ न्यूमेरिकल से आप लोग आगे पढ़ेंगे जब आवेशों क्वांटिक हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो छोटा सा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा और एक बार रिवाइज के कवर से देख लीजिएगा, और इसको आप थोड़ा समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके आने वाले जो टॉपिक होंगे उसको हमको समझने में बड़ा आसानी होगा। विद्यार्थी चीज मैं आपके यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यदि आपकी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो एज लाइक आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही तक। अगले हम लोग पॉइंट में पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण और फिर नेक्स्ट पॉइंट आवेशों का संक्षेपण। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।